हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जीत सीरीज का हमारा ये 8th वीडियो है और मुझे पूरी उम्मीद है अब आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है क्योंकि हम कंप्लीट केमिस्ट्री मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हैं। सारी मिस्टेक्स का अच्छे से एनालिसिस हो गया और एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं वो भी हमने कवर कर लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस बार हमने जीत सीरीज के थ्रू नीट एग्जाम से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, यानी अब हम फुली प्रिपेयर्ड हैं नीट 2025 एग्जाम में केमिस्ट्री में किसी भी पैटर्न के और किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, जिस बच्चे ने बीवाइज क्लासेस के सीआरएमटीएस टेस्ट सीरीज के 10 मेजर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन देखे हैं और N3 सीरीज के जो 90 शॉर्ट्स मैंने आपके लिए अपलोड किए थे, जिसमें मैं आपको 90 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इस सीरीज को फॉलो किया है। और इसके साथ जीत सीरीज के वीडियो देखे हैं जहां पे हम जेई मेंस 2025 के ओनली वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो नीट 2025 में है, तो एज इट इज आ सकते हैं या बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन तीनों सीरीज को फॉलो करने वाला कोई भी स्टूडेंट नीट 2025 एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर को 30 मिनट से कम टाइम में सोल्व करते हुए इजिली 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा और बचे हुए टाइम को फिजिक्स और बायोलॉजी में यूटिलाइज करते हुए अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा। तो अब आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ चुका होगा जो आपने ये सीरीज फॉलो की है, इनसे ना कि ओनली आपको केमिस्ट्री में बेनिफिट मिला है बल्कि फिजिक्स और बायोलॉजी में भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन सीरीज के थ्रू मैंने आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्किल्स भी सिखाई है, एग्जाम अटेम्प्ट करने के बेस्ट मेथड भी सिखाए हैं और काफी स्टूडेंट्स को इनसे बेनिफिट भी हुआ है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ेंगे। आज जीत सीरीज का 8th वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा जो 7th वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये 20 क्वेश्चन के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि नीट 2025 एग्जाम में अभी आप केमिस्ट्री में किस स्कोर पे लाइक कर रहे हैं। तो जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, उनको जो छोटी छोटी कमियां है उनको दूर करना है। किसी बच्चे का अगर कम स्कोर बन रहा था, मान लीजिए कोई 140 130 पे लाइक कर रहा है, तो उनको कोशिश करेंगे कि जो भी आपने मिस्टेक्स लिखी हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको बार बार रिवाइज करें ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप भी आराम से 170 प्लस 175 या 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाए। ठीक, जिस बच्चे ने अभी तक जीत सीरीज का 7th वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें 20 के 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट नीट लेवल के हैं और वो नीट एग्जाम में आ भी सकते हैं। उससे आपको यह भी आइडिया लगेगा कि नीट 2025 में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हैं या मेरे साथ साथ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं भाई, लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में आज के जो 20 क्वेश्चंस है वो थोड़े लेंथी हैं, कैलकुलेटिव हैं और टफनेस लेवल भी अच्छा है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है या आपसे एक दो क्वेश्चन कम सोल्व हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि ऑलरेडी हम नीट से अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। तो करें स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, बेंजीन इज ट्रीटेड विद ओलियम टू प्रोड्यूस कंपाउंड एक्स which when further heated with molten sodium hydroxide followed by acidification produces compound Y. The compound Y is treated with zinc metal to produce compound Z. Identify the structure of compound Z from the following option. क्या क्वेश्चन है भाई? सबसे पहले बेंजीन इज ट्रीटेड विद ओलियम। ओलियम क्या होता है भाई? कंसंट्रेटेड H2SO4 एक टाइप से, या ऐसे लिख दो H2H2O7, या अगर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख के दे दे, ये एक ही बात है। तो इस रिएक्शन में क्या नजर आ रहा है, ये बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? बेंजीन का सल्फोनेशन करेगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ये हो गया आपका कंपाउंड X। इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ? या मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यहां पे इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, देन इसमें क्या डाल देंगे? इसको एसिडिफाई कर देंगे, H प्लस लिख दो या H3O प्लस भी लिख देते हैं। तो जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको याद होगा क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। ये रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में पढ़ते हैं, तो एक वाई कंपाउंड जो है वो फिनोल बना है।
फिर Y को किसके साथ ट्रीट करना है, जिंक मेटल के साथ, है ना। जिंक मेटल के साथ अगर आप इसको ट्रीट करेंगे, हीट किया जाता है जनरली अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, फिनोल का रिडक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन Zn जिंक के साथ चले जाएगी, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो फिनोल का रिडक्शन हुआ जिंक में, फिनोल का रिडक्शन हुआ बेंजीन में, और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ ZnO जिंक ऑक्साइड में। तो कौन सा आंसर आ गया, ये आपका Z कंपाउंड है। Z कौन सा है, आंसर 2, आंसर 2। ये आपके लिए नीट एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ना हो क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, तो सेकंड अटेम्प्ट तक इस क्वेश्चन को आप लेके जा सकते हैं। बाकी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है, और सारी की सारी आपकी इजी रिएक्शन है। ठीक हो जाएगा भाई। ये ऐसा क्वेश्चन भी है जो नीट 2025 में आ सकता है, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा, यह आएगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंजेस फ्रॉम x1 to y1 at the anode and from x2 to y2 at cathode. The values of x1 y1 x2 y2 are respectively. देखो आपको अगर डिस्चार्जिंग की रिएक्शन याद है तो उनको रिवर्स कर देना, वही क्या होती है, आपकी चार्जिंग कंडीशन हो जाएगी। ठीक, तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन होता है, लेड जो है, लेड किसमें, लेड सल्फेट आयन की प्रेजेंस में किसमें जाता है, लेड सल्फेट में जाएगा PbSO4 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक, फिर इसके बाद कैथोड पर अगर बात करें, PbO2 होता है कैथोड पे, जो कि एसिडिक मीडियम में सल्फेट आयन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सल्फेट आयन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 में, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये रिएक्शन होती है, ये डिस्चार्जिंग की है, लेकिन उसने आपसे किसका पूछा है, चार्जिंग का। तो चार्जिंग में आप क्या कर देंगे, इन इक्वेशंस को उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे, एनोड पे क्या है, एनोड पे लेड किस में जा रहा था, लेड सल्फेट में, तो अब क्या होगा, PbSO4 कन्वर्ट होगा किसमें, Pb सॉलिड में। ठीक, और फिर अगर कैथोड पे बात करें, यहां पे PbSO4 किस में जाएगा, PbO2 में। उल्टी रिएक्शन हो जाएगा, PbO2 में चला जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें, एनोड पे लेड किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किस में जा रहा है, 0 में। तो x1 ये हुआ, और ये y1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, क्योंकि उसने बोला x1 से किस में गया, y1 में। तो x1 कितना है, +2, y1 कितना है, 0। फिर उसके बाद कैथोड पे क्या है, वो +2 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, और इसने लिखा वो x2 से y2 में गया, यानी x2 कितना है इसका, ये +2 है, और y2 कितना है, ये +4 है। अब आपसे पूछा था किसके बारे में पूछा है, x1 y1 x2 y2। x1 है +2, y1 है 0, x2 है +2 और y2 है +4। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हो, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट तक भी जा सकता है, सेकंड अटेम्प्ट तक भी जा सकता है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार आपका लेड स्टोरेज बैटरी का क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा, और ये इक्वेशन जिसको याद होगी उसका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या है, ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, लेड स्टोरेज बैटरी जो हमारी इन्वर्टर बैटरी है, ऑटोमोबाइल की बैटरी है। ठीक, ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है। इन रिएक्शन को रिवर्स कर दो, जब चार्ज करेंगे, जब लाइट आती है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब जाती है तो क्या है, हमारी इन्वर्टर बैटरी चार्ज होने लग जाती है, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने पूरी रिएक्शन लिखी, मैंने मेन पॉइंट लिख दिया बस। ठीक, आगे बढ़ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोइंग सीक्वेंस इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, नीट 2025 में आ सकता है, और आप ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ जरूर सोल्व करेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में है। ठीक, सबसे पहले देखो क्या दिया है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराई गई किसके साथ, SnHCl के साथ। SnHCl क्या करेगा, इसको एनिलीन में रिड्यूस कर देगा। फिर एनिलीन की रिएक्शन इसने करवाई है किसके साथ, AC2O यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। तो अब क्या होगा, बेंजीन का एसिटाइलेशन होगा, यहां पे ये आपका एसिड एनालाइड बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन फर्दर करवाई गई है किसके साथ,
Br2 इन प्रेजेंस ऑफ ACOH लिखा है, यानी एसिटिक एसिड है यहाँ पे। अब देखो ये प्लस M का काम करेगा, प्लस M का काम करेगा तो क्या करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया। लेकिन ऑर्थो पे यहाँ पे ब्रोमीन नहीं आएगा, पैरा पे आएगा, क्योंकि ऑर्थो पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है ड्यू टू लार्ज प्लस M ग्रुप। ठीक, ये पैरा पे आ गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, यानी NaOH एक्वस लिखा है, इसका अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है। तो ये बॉन्ड यहां से ऐसे टूट जाएगा, ये H और ये OH बन जाएगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक, ये ऐसे एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं। ठीक, यहां से अगर स्टार्ट करें आप, ये रिएक्शन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में यहां से, लेकिन ये वाला पार्ट भी तो आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में, तो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है ना। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो एक क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है, क्योंकि आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन है। क्या है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे SN प्लस HCl के साथ एनिलीन बना, फिर उसकी रिएक्शन कराएगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो एसिटाइलेशन हो जाएगा बेंजीन का, क्या बन जाएगा, एसिड एनालाइड बन जाएगा। फिर ये रिएक्शन करता है Br2 एसिटिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो NHCOCH3 ग्रुप जो है ये प्लस M ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पे ब्रोमीन नहीं आएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, पैरा पे चला जाएगा। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अल्कलाइन मीडियम में, तो यहाँ पे ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, और ये इसके ये उधर OH इसके H, तो आप लिख देंगे ये क्या बन गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन। यही आपसे पूछा था, दिस इज ए, आंसर कौन सा है, 3। ये आपका, मैं अब बोल सकता हूं ये आंसर इसका 3 आया है, और ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट में जा सकता है, क्योंकि 3-4 आपको प्रोडक्ट लिख के देखने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, कोई लिखना चाहे लिख सकता है, क्योंकि एज इट इज नीट 2025 में आ सकता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज, जिसमें सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, पहला देखो V2 प्लस दे दिया, V2 प्लस क्या होता है, वेनेडियम होता है 3d3 4s2, तो ये हो जाएगा आपका 3d3 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन गए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आया। नेक्स्ट आपको दे रखा कोबाल्ट 2 प्लस, कोबाल्ट में कितना है, ये कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, तो इसमें 3d7 आएगा, 3d7 में भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो पहला ही आंसर आ जाएगा, आंसर इज फर्स्ट। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन का आप चेक कर सकते हैं, टाइटेनियम 2 प्लस में अगर चेक करेंगे, इसका होता है 3d1 4s2, नहीं 3d2 आएगा, सॉरी, इसका 3d2 है, और कोबाल्ट का 3d8 हो जाएगा, कोबाल्ट 2 प्लस। ठीक, तो इसमें भी तो सेम आ जाएगा भाई, इसमें भी एक सेकंड, यहाँ पे 3d7 आया ना इसमें, और कोबाल्ट 2 प्लस में यहाँ पे भी 3d7 आएगा, मैंने 8 लिख दिया था, वो तो निकिल 2 प्लस में होता है, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। टाइटेनियम 3 प्लस में ये 3d आपका 1 होता है, इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, Mn2 प्लस 3d5 होता है, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। Fe3 प्लस में 3d5 होता है, ये 3d4 होता है, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, या आप सेकंड अटेम्प्ट तक इसको लेके जा सकते हैं, वैसे सेकंड अटेम्प्ट का बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फोर्थ आंसर आ रहा है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन तक एक एक चेक करना पड़ता है, और बाई चांस में मिस्टेक होने के भी चांस रहते हैं, कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, जैसे मैंने 3d8 लिख दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, ये आपके क्लासरूम नोट्स का क्वेश्चन है। अगर आपने रैंकर बैच अटेंड किया है, या ड्रीम बैच अटेंड किया है, रैंक बूस्टर कोर्स अटेंड किया है, आपके कोटा क्लासरूम नोट्स में मैंने करवा रखा है, आप नोट्स में भी चेक कर सकते हैं। ठीक, एज इट इज क्वेश्चन आया, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया, सिमिलर नहीं सेम एज इट इज। देखो क्या है, रेट लो, अब देख जब जेई मेन में आपके एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली नीट में भी आएंगे, आप भरोसा रखो, जो बच्चा सही से फॉलो कर रहा है, मैं उसके 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कराऊंगा, बस जो आपको बताया वो फॉलो करते जाना। Rate law for a reaction between A and B is given by R equal to K into A की power N B की power M if concentration of A is doubled and concentration of B is half from their initial value, the ratio of new rate of reaction to the initial rate of the reaction will be। देखो R1 क्या है, K into A की power N into B की power M है, ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है R2 क्या हुआ, A की कंसेंट्रेशन डबल कर दी, लो भाई डबल कर दो, 2A की पावर N हो गया, B की कितनी कर दी, हाफ कर दी,
b बाई 2 की पावर m हो गया। तो यहां से आप बाहर निकालेंगे 2 की पावर n और नीचे आएगा 2 की पावर m इंटू k इंटू a की पावर n इंटू b की पावर m। ये क्या है? दिस इज r1, दिस इज r1, तो इसको इधर ले आओ। वो जो है ना, ये आपका क्या है? दिस इज r1, तो ये इधर आएगा r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू 2 की पावर n और m ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट आंसर आएगा। आंसर इज फर्स्ट। ये भी हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। आसान क्वेश्चन है, आपका देखा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज जो क्वेश्चन आपके क्लास में कराया गया है वही आपके पेपर में जेईई मेन 2025 में आया है। ठीक, ऐसे ही नीट में भी आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025 में इसको लिखूंगा। ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नीट 2025 में भी पूछे जाने चाहिए। ठीक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, टफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक क्लियर है, आप आराम से पेपर सोल्व करेंगे। अब ये वाला देख लो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स। एक तो ये दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा ये दे रखा है, आर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले अगर आप बात करोगे ये CrCl3 जो दे रखा है, इसमें कितने आएंगे भाई? इसमें आपके एक तो फैक और मर बनते हैं। ठीक, फैक और मर दो ही तो बनेंगे इसमें। ये तो क्या हुआ? फैक जिसमें ए और बी एक दूसरे के सामने है, ए और बी लिगेंड, और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा? इसका मर बन जाएगा, फैक और मर। मर इसको बोलते हैं मेरिडोनल। ठीक, तो Cl Cl, यहां Cl रखो, ये पिरिडिन, ये पिरिडिन, ये पिरिडिन, पिरिडिन के सामने पिरिडिन, Cl के सामने Cl और एक Cl के सामने पिरिडिन, दिस इज मेरिडोनल। ये दो बनेंगे, तो जो दो GI बनते हैं, और दोनों ही ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? स्टीरियो आइसोमर हो गए इसके दो। दूसरे की अगर बात करूं, दूसरा है आपका CrCl2 ऑक्सलेट ट्वाइस। तो इसमें क्या होगा भाई? एक तो आप ये सिस आइसोमर बना सकते हैं ऐसे, ये एक तो आपका सिस आइसोमर बन गया। इसमें जो सिस आइसोमर बनता है MAA ट्वाइस B2 टाइप में, इसमें सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसमें ना सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप बोलोगे सर इसके D और L दो आइसोमर बनेंगे, सिस के बनेंगे दो आइसोमर D और L, और दूसरा बनेगा इसका ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में आप ध्यान से देखो, आपको साफ साफ सिमेट्री नजर आ रही है, साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। इसी प्लेन में काट दो, इधर और उधर दोनों तरफ सेम है। तो ट्रांस क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इसमें GI तो इसके दो बने थे, लेकिन GI में एक कायरल है, तो उसके सिस D और सिस L बनेगा। तो सिस D, सिस L और एक ट्रांस। स्टीरियो कितने हो जाएंगे? स्टीरियो आपके इसके 3 हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बनेंगे 2 और इसके बनेंगे 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, क्योंकि NCERT में ये सब दे रखा है, आपके नीट 2025 में आ सकता है। गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025। ठीक, अगर आता है तो पेपर में आप मुझे थैंक यू बोल देना। सर ने जीत सीरीज में हमें पहले ही बता दिया था, क्योंकि सर ने बोला था जीत सीरीज से एज इट इज नीट 2025 में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ नोट करना है तो कर लेंगे भाई। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो, ये जो MA3B3 टाइप आपका कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उसमें फेशियल और मेरिडोनल दो बनते हैं, और दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, याद करना है। ठीक, अब मैं अगर आपको समझाऊंगा, यहां देखो ये प्लेन, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। वो मैंने सारी चीजें क्लास में आपको अच्छे से करा रखी है, कृष्णा बैच में भी करा रखी है। अब यहाँ पे टाइम लगाएंगे, 15 मिनट खा जाएगा ये। ठीक, सिमिलरली अगर इधर आओगे, ये MAA ट्वाइस B2 टाइप है, यानी जिसमें क्या है भाई, दो तो मोनोडेंटेड लिगेंड है और दो बाइडेंटेड लिगेंड है। तो उसमें सिस आइसोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव आता है और ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। तो सिस के दो बन गए, सिस D और सिस L, और एक ट्रांस का, तो टोटल 3 स्टीरियोमर बन गए। ठीक, इसके 2 स्टीरियोमर, इसके 3। ठीक, NCERT में नीट 2025 में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड न्यू इक्वल टू 5.96। तो सबसे पहले हमारे लिए आसान ये है कि न्यू 5.96 चेक करें। न्यू 5.96 का मतलब उसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे पहला देखो, पहले में क्या Fe+2 में है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6 SCN माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे ही पेयरिंग में आएंगे। तो T2G6 Eg0 आएगा। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट,
नेक्स्ट में क्या है, Mn+2 में है और इसमें 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। SCN माइनस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसके कारण पेयरिंग नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा और पांचवा जाएगा EG में, तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आया। और इसमें अगर हम अब चेक करेंगे, CFSC चेक करोगे तो CFSC क्या होता है भाई, ये होता है माइनस क्या बोलेंगे, -3/5 सॉरी -2/5 डेल्टा नोट इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने हैं 3, प्लस 3/5 डेल्टा नोट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू EG ऑर्बिटल, और पेयरिंग है ही नहीं यहाँ पे, तो ये -6/5 वो +6/5 जीरो आ गया। तो CFSC 0 किसकी है, इसकी है, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 5 है। आंसर इज 2, ऐसे आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है, Fe+2 में है लेकिन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे F माइनस क्या वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होते हुए आप बोलोगे सर T2G 3, फिर EG में 2, फिर चौथा यहाँ EG2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, ये आंसर नहीं आ सकता। फिर इसमें कोबाल्ट +3 में है, अमोनिया क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, कोबाल्ट +3 में होता है 3d6, तो इसका आएगा T2G6 EG0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। आंसर इज 2। ये आपका लगभग सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट तक आपको जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको चेक करके देखना पड़ता है, तो 1 मिनट से पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4 A2 plus B2 is converting into 2AB. EA4 forward and backward reaction are 180 and 200 kilojoule per mole respectively. If catalyst lowers EA4 both the reaction by 100 kilojoule per mole, which of the following statement is correct? देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे क्या है भाई, इस यहाँ पे रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअल में, आप उसको ध्यान से समझना। जैसे इस रिएक्शन में EA फॉरवर्ड कितना है 180 और EA बैकवर्ड कितना है 200, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा सॉरी थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। तो यहाँ पे ये आपके रिएक्टेंट है A2 प्लस B2, ठीक, और ये यहाँ पे आपका बन गया है 2AB। तो EA फॉरवर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाली जो EA है, ये EA जो इसने दी है, ये दी है 180, और यहां से ये जो EA है ये है बैकवर्ड यानी प्रोडक्ट के लिए, तो ये EA है आपकी 200। ठीक, तो डेल्टा H जब रिएक्शन के लिए लिखा जाता है तो हम लिखते हैं EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो इस रिएक्शन में वैल्यू पुट कर दो 180 माइनस 200, दैट विल बी इक्वल टू -20 किलो जूल पर मोल, -20 किलो जूल पर मोल, ये आ गया आपका। ठीक, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कैसे पता चला, डेल्टा H नेगेटिव, नेगेटिव किसका आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक, अब बोल रहा है ये, अब इफ कैटलिस्ट लोअर्स EA फॉर बोथ रिएक्शन बाय 100 किलो जूल, तो कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों ही फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन के लिए EA को डिक्रीज करता है। कितने से डिक्रीज कर दिया, 100 से। मान लीजिए ये यहां से ऐसे जाने की बजाय अब ये रिएक्शन ऐसे जा रही है। ठीक, समझ आ गया। तो अब ये इसने 100 से डिक्रीज कर दिया, कितने से, 100 से डिक्रीज कर दिया। ठीक, लेकिन एक बात बताओ, आपका रिएक्टेंट तो अभी भी वही है और प्रोडक्ट भी वही है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, डेल्टा H तो रिएक्शन का अभी भी वही रहेगा। और वैसे भी भाई डेल्टा H क्या है, स्टेट फंक्शन है, डेल्टा H है, डेल्टा G है, डेल्टा S है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। और स्टेट फंक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे पहले रिएक्शन का पाथ ये था येलो वाला, अब रिएक्शन का पाथ हो गया ऑरेंज वाला, पाथ चेंज हुआ है लेकिन रिएक्टेंट अभी भी वही है, प्रोडक्ट वही है। इनिशियल स्टेट जो है और फाइनल स्टेट जो है वो सेम है, तो स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होगा। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो अभी क्वेश्चन सोल्व करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटालाइज्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। नहीं, अगर आपने कैटालिस्ट ऐड कर दिया उससे रिएक्शन का पाथ चेंज हुआ है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अभी भी वही है, तो ये स्टेट फंक्शन है, ये चेंज नहीं होगा। रॉन्ग स्टेटमेंट है। डेल्टा H है, डेल्टा G है, डेल्टा S, ये क्या रहेंगे, ये कैटालिस्ट इनको अफेक्ट नहीं करता। कैटालिस्ट डजंट अफेक्ट, कैटालिस्ट डजंट अफेक्ट स्टेट फंक्शन लाइक
डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, है ना, एंड इट ऑल्सो डजंट चेंज इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक, और जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जल्दी अचीव होता है, उसमें चेंज नहीं आता। मान लीजिए रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई और प्रोडक्ट यहां बना, ठीक, तो इक्विलिब्रियम मान लीजिए कहीं यहां पे अचीव हो रहा है, ठीक, पहले रिएक्शन धीरे 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 हो रही थी ऐसे, है ना, और यहां पे आके इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल हम इसको वैसे फिजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, तो यहां आके इक्विलिब्रियम आया, तो अब मान लीजिए इसने 40 मिनट लगाई थी, अब कैटालिस्ट क्या करेगा, अच्छा इधर से भी रिएक्शन आएगी, ऐसे आती दोनों, यहां आके इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक, 40 मिनट में। अब मान लीजिए हमने कैटालिस्ट यूज किया, कैटालिस्ट क्या करेगा, इसी रिएक्शन को 4 मिनट में करा देगा, ठीक, जो इक्विलिब्रियम 40 मिनट में अचीव हो रहा था वो 4 मिनट में अचीव हो जाएगा, लेकिन उसी पोजीशन पे अचीव होगा, उसी सिचुएशन में अचीव होगा जैसे आप पहले हुआ था। तो ये इक्विलिब्रियम अचीव करने का टाइम चेंज करता है, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो ये इफेक्ट कर नहीं सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या होगा, आपका डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या, कर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, कैटलिस्ट कैन कोज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर, नहीं भाई देखो, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है, क्या कैटलिस्ट उसको चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, और जब तक आपके किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होगा तब तक वो नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, और ये काम कैटलिस्ट के बस का नहीं है। इसलिए कैटलिस्ट किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता, उसको परफॉर्म नहीं करा सकता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कर सकता है, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज +20 किलो जूल पर मोल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा -20 किलो जूल पर मोल आया है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये लास्ट स्टेटमेंट में ये भी लिख के पूछ सकता था कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसने पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज 2। गुड क्वेश्चन, सेकंड अटेम्प्ट में होना चाहिए कम से कम, सेकंड अटेम्प्ट तक जाएगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ रही है 1 by 1 और वो भी अच्छे से नॉलेज के साथ, ठीक। तो ये मैंने पूरा आपको लिखवा दिया, ये आपका जो कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट था ना वो सारा हो गया। अगर इसमें कुछ लिखना तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक। देख लो लास्ट वीक चल रहा है, उसमें भी हम इतना डिटेल में रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेरा मकसद ये है कि हर बच्चा 160+ लाए, वो तभी पॉसिबल है जब छोटी से छोटी और अच्छे से अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व करके जाएंगे, ठीक। छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी मिस्टेक, अच्छी से अच्छी मिस्टेक कवर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट दैट अपॉन रिएक्शन with elimination of HCl will give rise to dipeptide glyella। देखो ग्लाइएला का मतलब क्या है, ग्लाइसिन और एलानिन से बना है। अब ग्लाइसिन आपको पता होगा क्या होता है, ग्लाइसिन की अगर हम यहां पे बात करें, ग्लाइसिन का फॉर्मूला ये होता है, ये देखो, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है, ठीक, और साथ में एलानिन ले लो, एलानिन ये होता है, ये एलानिन है आपका, ठीक। अब ग्लाइएला जब बनाना है तो ग्लाइसिन का COOH का OH और इसका H+ जाएगा, तो यहां से ऐसे रिमूव करते हैं, समझ आया कि नहीं? तो यहां से अगर पानी निकल जाएगा, ये क्या था, ग्लाइसिन था और ये एलानिन था, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा, देखो ये आपका डाइपेप्टाइड बन गया। डाइपेप्टाइड मतलब जिसमें 2 अमीनो एसिड है, और डाइपेप्टाइड जब भी बनेगा उसमें कितने पेप्टाइड लिंकेज आएंगे, 1 लिंकेज आएगा। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये आपका पेप्टाइड लिंक है, पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड, और इसका नाम है ग्लाइएला। अब ये देख लो ऐसा किसमें बन रहा है, इसमें क्या निकाला आपने, इसमें H और OH निकाला। वो बोल रहा है कि ऐसा बताओ जिसमें HCl एलिमिनेट करने पे हो, तो सीधी सी बात ये चेक कर लो, जहां पे OH की जगह क्या है, Cl है, और वहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ऐसा ऑप्शन चेक करो,
पहले में देखो इसमें तो इसने ग्लाइसिन दे रखा है, ये तो नहीं आ सकता। उधर भी देखो इसने क्या दे दिया, कार्बोनिल क्लोराइड दे रखा है। ठीक, फिर इसमें फिर ग्लाइसिन दे दिया और यहां पे क्या दे दिया, ये प्योर एलानिन दे दिया। उसमें तो वाटर एलिमिनेट करके बनेगा। देखो बनेगा इसमें ग्लाइएला, लेकिन उसने अच्छी बात क्या लिख रखी है, विद एलिमिनेशन ऑफ HCl। तो बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक भी की होगी आप में से, है ना। देखो मैं बता देता हूं, वो बोल रहा है कि ऑन एलिमिनेशन ऑफ HCl, तो इसमें बन तो जाएगा ग्लाइएला, लेकिन HCl नहीं, यहां पे वाटर एलिमिनेट होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें यहां से Cl जाएगा, सही है, ये तो इसने Cl सही लिख दिया, और यहां पे NH3+ दे दिया, जबकि क्या देना था, ओनली ओनली एलानिन देना था। अब नेक्स्ट में देखो, ये इसने सही दिया है, ठीक, COOH की बजाय COCl, और ये एलानिन दिया है, बिल्कुल सही है। तो अगर आप इसमें देखोगे यहां से Cl और यहां से एक H अगर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैं लिख के दिखा देता हूं, NH2 CH2 COCl प्लस NH2 CH COOH। तो इसमें से अगर आप ये Cl और H निकाल देंगे तो HCl निकलेगा और क्या बन जाएगा, ग्लाइएला बन जाएगा। तो वहां पे क्या निकला, वाटर, यहां पे HCl। ये आपका सेकंड ऑप्शन है और ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो सेकंड आंसर नहीं आएगा क्योंकि उसने HCl को एलिमिनेट करने का बोला है, आंसर 4 आएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में इसका सेकंड आंसर कर दिया हो, लेकिन सेकंड रॉन्ग है, क्योंकि देखो ग्लाइएला आपने बना लिया, ग्लाइएला बनाना कैसे था, HCl को एलिमिनेट करके। आंसर इज 2। और ये भी आपका क्वेश्चन तो वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट का है, लेकिन भाई जल्दबाजी तो हो ही गई ना, मिस्टेक तो हो ही गई ना छोटी सी। ठीक, ये नई टाइप की मिस्टेक आज आपने जेईई मेंस के क्वेश्चन सीखी है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। In Dumas method, for estimation of nitrogen, 1 gram of an organic compound gave 150 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 900 mm Hg pressure. Pressure दे दिया total. The percentage composition of nitrogen in the compound is, aqueous tension भी दे रखी है। भाई सिंपल सा है, कल के जैसा है, PV = nRT से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड आउट कर लो। प्रेशर क्या आएगा, टोटल प्रेशर 900 है, उसमें 15 माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा आपका 885 आ जाएगा नाइट्रोजन का प्रेशर। उसको आप किस में रख लेना, ATM में रखने के लिए 760 से डिवाइड कर देना। ठीक, प्रेशर आ गया, वॉल्यूम को लीटर में रखना, R की वैल्यू 0.082 होती है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, मोल से नाइट्रोजन का मास आएगा, नाइट्रोजन का जो मास आएगा उसको टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी 1 ग्राम से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया। ये क्वेश्चन है। अब बताओ ड्यूमास मेथड सोचने की जरूरत कहां पड़ी भाई, सिंपल से आपका मोल कॉन्सेप्ट है। तो देखो टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है आपका 900 mm ऑफ Hg। ठीक, और एक्वस टेंशन कितना है 15 mm ऑफ Hg। अब इसमें से अगर एक्वस टेंशन माइनस कर देंगे तो यहां आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 900, ये आ जाएगा 885। ठीक, 885 mm ऑफ Hg, और इसको आप लिख सकते हो 885 डिवाइड बाई 760 ATM। वॉल्यूम कितनी है 0.15 लीटर है। ठीक, अब PV = nRT अप्लाई करो फास्ट, PV = nRT, ये आपका कितना है 885 डिवाइड बाई 760 मल्टीप्लाई बाई 0.15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गुणा में 0.08 गुणा में 300, तो ये हो जाएगा 24। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू 885 डिवाइड बाई 760 गुना में 0.15, ये जीरो कट जाएंगे दोनों, नीचे आके 24 मोल हो गया। अब मास ऑफ नाइट्रोजन आपको पता ही है यार, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिखो ना सीधा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, टाइम बचाना है ना, तो ये 885 डिवाइड बाई 760 इंटू में 0.15 डिवाइड बाई 24 गुना में 28 ग्राम, इतना नाइट्रोजन का मास है, डिवाइड बाई 1 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मास गुणा में 100। अब सोल्व करो, सोल्व करने में सबसे पहले ये गया आपका दोनों जीरो। ठीक, फिर ये गया किस पे 6 पे, और ये गया 4 6 24 4 7 28। ठीक, फिर ये किस पे जाएगा 2 पे, और ये गया कितना 3 5 15। तो फिर इसको भी कैंसिल कर दें क्या, अब किसको कैंसिल करें बताओ, अब कैंसिल करने के लिए क्या बचा हमारे पास, इसको कर देते हैं 5 पे जाएगा तो 5 1 जा, बच गया कितना 2, 5 5 जा और बच गया फिर 2,
है ना। और ये 15 पे तो नहीं जाएगा यार, इसको एक काम करो, इस पे सोल्व करके देखना। ये 2 जाएगा, 2 4 4 2 लगभग 0.5 को छोड़ो, ठीक। फिर इसको सोल्व करो, 7 2 जा, है ना, 14 और बच गया कितना 1, 7 2 जा फिर 14 22 और इसको 22 दूनी 44, लगभग 20% आ जाएगा। परसेंटेज नाइट्रोजन कितना आ गया, लगभग 20%। तो ये क्वेश्चन था भाई, आसान तो नहीं है, आंसर आपका 20% आ रहा है। और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये 3rd अटेम्प्ट तक जाएगा भाई, क्योंकि देखो कैलकुलेशन लेंथ ही खिंच गई ना। देखो अगर यहां तक आते आते लगभग आपका 30 सेकंड चला जाएगा, ठीक। फिर 1 मिनट मिनिमम ये खाएगा, 1.5 मिनट वाला क्वेश्चन तो फिर 3 मिनट 3rd अटेम्प्ट में ही जाएगा, है ना। 10th क्वेश्चन था, किसी को कुछ नोट करना कर दो। बाकी कल भी ऐसा क्वेश्चन हमने कल नहीं सॉरी लास्ट 7th वीडियो में भी हमने ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर विद अजीमुथल क्वांटम नंबर L = 1 एंड L = 2 रिस्पेक्टिवली। भाई क्रोमियम में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1 ये होता है। तो बोल रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 1, L = 1 का मतलब है p सब सेल, ठीक, p सब सेल हो गई, और L = 2 का मतलब है d सब सेल। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, p के तो ये हुए 6 और 6 12, L = 1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। और L = ये कितना है, L = 2, तो L = 2 वाले कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसने पूछा कि L = 1 और 2 में 12 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, आंसर इज 3। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है, ठीक। ये लिख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में पहले भी आए हैं, जेईई मेन में भी आते रहते हैं। और देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक, आएगा तो कोई भी बच्चा कर सकता है। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, हम चीजें रटते रहते हैं, है ना, बेसिक ही आता है। अब जैसे आप बोलोगे सर ये बेसिक आपको आसान क्वेश्चन मिला है, पहले तो टफ थे भाई। जेईई मेन भी तो है ना, जेईई मेन में जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इतने टफ लेवल का करते हैं, उनके लिए पीछे वाली कैलकुलेशन कुछ नहीं है। उनका कोई भी टीचर ये बोलेगा बेटा ये पहले या दूसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये आपको एक विदिन 50 सेकंड हो जाना चाहिए, मैक्सिमम है 50 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। उनके लिए मैं तो कहूंगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा ना जेईई मेंस वालों को, बोलूंगा 30 से 40 सेकंड से ज्यादा किसी बच्चे ने इसमें टाइम लगा दिया लट लगेंगे भाई सीधे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। हमारे लिए है ये 1.5 मिनट का क्वेश्चन, ठीक। वैसे 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम ये, ठीक। नेक्स्ट देखो इसके बाद, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल क्लोराइड्स आर ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय एलिमिनेशन। देखो क्या बोल रहा है, अल्कोहल कैसे अल्काइल क्लोराइड से बनती है। अल्काइल क्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं, अगर इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा, अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जब बच्चों को क्या लगता है, सही स्टेटमेंट है। लेकिन ध्यान दो, बाय एलिमिनेशन रिएक्शन लिख रहा है, क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये तो SN2 रिएक्शन है, NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये एलिमिनेशन नहीं है, रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। एक छोटे से वर्ड की वजह से आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और बच्चे कैसे, हाँ अल्कोहल को बनाते तो हैं, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके, बिल्कुल सही तो है। अल्कोहलिक KOH में तो एल्कीन बन जाता है, हमें याद है। अरे भाई एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़ी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, in alcoholic potassium hydroxide alkyl chloride form alkene by abstracting beta H from the carbon। बिल्कुल सही है। अगर हम यहां पे जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन ले ले, ये रिएक्शन ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हमने ले लिया, ये लगा है अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे X लगा दो बेशक, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो एक तो X जाएगा यहां से और यहां से H जाएगा, ये अल्फा कार्बन तो ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होता है और क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो कौन सा आएगा, बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम ध्यान ना दें कि वो एलिमिनेशन लिखा है, सब्स्टिट्यूशन लिखा है, वो तो हमारी गलती है ना, वो अटेम्प्ट की गलती थोड़ी, कौन सा अटेम्प्ट है, ठीक।
तो अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन बोल सकते हो आप, क्योंकि ऐसी मिस्टेक आपसे भी पेपर में हो सकती है। ठीक है ना भाई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इसका यूपीएससी नेम बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो इस कंपाउंड में क्या है, यहां पे अगर हम बात करें भाई, ये आपका स्टेट चेन दे रखी है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और बाकी सबसे पहले हम जब चेन सिलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ऐसी चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन इंक्लूड करते हुए सिलेक्ट करेंगे, और अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में वो कार्बन जरूर आना चाहिए जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जैसे OH या NH2, ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो जिस कार्बन से जुड़ा वो चेन में आना चाहिए। और वो सिलेक्ट की जाती है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो। ठीक, अब अगर बॉन्ड की बात करें, मल्टीपल बॉन्ड एक इधर एक इधर, तो स्टेट चेन में दोनों ही आ जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करने के बाद फिर हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से अगर डिसाइड ना हो फिर हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो अब देखो, अब ये चेन हो गई, अब इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करें? लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम नंबर दिया जाता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। लेफ्ट से देखो 1 2 3 4th कार्बन पे आ, राइट से देखो 1 2 3 4th कार्बन पे आ, तो दोनों साइड से 4th कार्बन पे आ रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग किसी भी साइड से हो सकती है। अब आप चेक करेंगे मल्टीपल बॉन्ड के बेस पे, मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे आया। देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें, LHS से किस पे आया? 4 पे, RHS से भी 4 पे आया। अब मल्टीपल बॉन्ड चेक किया, 1 और 6 पे आ रहा है LHS से। राइट से चेक करो 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे। तो अब हम डिसाइड नहीं कर पाए, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो गई, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। ठीक, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट में वैसे भी नहीं जाते, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ पे एल्कीन और अल्काइन है, ठीक, तो उसमें हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? प्रायोरिटी गोज टू, प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड की हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पे प्रायोरिटी रहेगी। तो अब डबल बॉन्ड जिस साइड से मिनिमम नंबर पे आ रहा है उसको मिनिमम नंबर मिलेगा, उस साइड से नंबरिंग होगी, तो लिस्ट लोकेट नंबर विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। तो लेफ्ट साइड, राइट साइड से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या नेम हो जाएगा? 7 कार्बन की चेन है, हेप्ट हो गया। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड इन, और 6th पे आइन, और ई हट जाएगा क्योंकि OH का ओल आएगा, 4th कार्बन पे ओल, ये आएगा हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ओल, आंसर इज 4, आंसर इज 4। बड़ा आसान क्वेश्चन है, यार टफ क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन करना ऐसे ही समझदारी से जैसे मैंने आपको सिखाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A converting into product is 1 hour. When initial concentration of the reactant is 2 mole per liter, the time required for the required to decrease the concentration of A from 0.5 to 0.25 mole per liter. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर नीट, गुड क्वेश्चन। नीट 2020, हे एग्जामिनर, नीट 2025 में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछो, नीट 2025 में आना चाहिए। ठीक, नहीं अच्छा क्वेश्चन है, हे एग्जामिनर, एक क्वेश्चन नीट 2025 में जरूर पूछो, है इस पैटर्न का पूछो। अब इसमें क्या है? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखो आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब होती है तो उसमें आप हाफ लाइफ क्या लिखते हैं? टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 2k, ये लिखते हैं, यानी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नोट होता है। तो यहाँ पे टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 विल बी इक्वल टू सी नोट 1 डिवाइड बाई सी नोट 2 हो जाएगा, ये जानते हो आप। तो अब टी हाफ कितना, उसने 1 आवर दे रखा है, टी हाफ 2 पता नहीं है, ठीक, और सी नोट 1 कितना है? सी नोट 1 आपका 2 मोल पर लीटर दे रखा है, और सी नोट 2 कितना है? ये इनिशियल है ना 0.5, तो ये देखो, तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 आवर्स। ठीक, तो अब जब आपकी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर से 0.25 मोलर होगी तो आप पता क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे एक हाफ लाइफ लगेगी, तो ये जो टाइम है दैट टाइम इज इक्वल टू 0.25 आवर्स दैट इज 15 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कौन सा आंसर आ जाएगा? 4th आ जाएगा। उम्मीद है आप सबने ये कर लिया होगा। ये हमारा फर्स्ट या मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। देखो जेई मैंने करा तो है बच्चों के साथ थोड़ा धोखा कि इस पे शिफ्ट में थोड़े से टफ क्वेश्चन है, और जो पहले वाली शिफ्ट थी 2 अप्रैल के ठीक थे,
है ना। सेकंड अप्रैल के भी ठीक अच्छे क्वेश्चन थे। थर्ड अप्रैल काफी इजी थे और फोर्थ अप्रैल में फिर लेवल बढ़ा दिया। थर्ड अप्रैल का पेपर तो मान लो ये ऐसा है जैसा कि नीट का पेपर होता है केमिस्ट्री में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which among the following compound will give yellow solid when treated with NaOI NaOH? ये पता क्या है, दिस इज आयोडोफोम टेस्ट। आयोडोफोम रिएक्शन बोल दो या आयोडोफोम टेस्ट बोल दो, कौन देता है? अगर आपका यहां पे सबसे पहली बात ओनली एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, केवल एक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। ऑल मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देंगे, सारे मिथाइल कीटोन। इसके अलावा आपका एक ऑल 2 एल्केनोल, इसको 2 एल्केनोल बोलते हैं, जिसमें सेकंड कार्बन पे OH लगा है। और इथेनॉल भी ये टेस्ट देता है, यहां पे R है ना, ये H भी आ सकता है, यानी इथेनॉल भी ये टेस्ट देगा, इथेनॉल भी ये टेस्ट देता है, ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि I2 है ना, I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा और वही रिएक्शन दे देगा। तो ऑल दिस विल गिव आयोडोफोम टेस्ट। तो ये NaOH NaOI के साथ क्या करेंगे, CHI3 की येलो पीपीटी देंगे। अब देखो कौन सा है, पहले वाला ये आपका 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल है, तो ये आराम से येलो पीपीटी बनाएगा, 2 एल्केनॉल है। प्रोपेनॉल नहीं बनाएगा, इथेनॉल होता तो ये रिएक्शन देता। फिर ये आपका 2 ब्यूटेनॉल, मिथाइल कीटोन आ गया, ये भी सही है, आराम से करेगा। फिर ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता, ना ही प्रोपेनॉल ये रिएक्शन देगा, तो कौन सा देगा, ओनली A एंड C। आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि जिसको याद है वो धड़ाधड़ क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, है ना। गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, सिंपल है। आपको एक ना आयोडोफोम रिएक्शन कौन देगा, हम जानते हैं ओनली एसिटाल्डिहाइड, ऑल मिथाइल कीटोन, ऑल 2 एल्केनॉल एंड इथेनॉल। ये क्या करेंगे, I2 NaOH या NaOH NaOI लिख के दे दे, उसके साथ रिएक्शन करके CHI3 की येलो पीपीटी बनाते हैं। इसको आयोडोफोम रिएक्शन या आयोडोफोम टेस्ट कहते हैं। तो इसमें आपने देखा, पहला ये आपका 2 ब्यूटेनॉल रिएक्शन देगा, ये प्रोपेन 1 ऑल नहीं देगा, 2 ब्यूटेनॉल भी ये रिएक्शन देगा, एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा, और ना ही ये प्रोपेनॉल ये रिएक्शन देगा। तो A एंड C आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, the correct order of FeF63 minus COF63 minus NiCO4 and NiCN42 minus complex is based on the compound of the based on the number of unpaired electron is। देखो भाई, सबसे पहले FeF6 3 माइनस दिया है क्या, तो इसमें Fe+3 में है, ठीक, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और यहाँ पे F माइनस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगा नहीं, और पेयरिंग नहीं होगा तो आप लिखोगे T2G में 3 और EG में 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 5 आया। ठीक, पहला हो गया। दूसरा COF6 3 माइनस, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये बच जाएगा 3d6। तो इसमें भी F माइनस वही है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप लिखोगे T2G में 3, फिर EG में 2, 5 हो गया, फिर T2G में 1 और आ जाएगा, T2G4 EG2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा। फिर आपका नेक्स्ट है NiCO4। NiCO4 में निकिल किस में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें 3d8 4s2 होता है। तो CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो सारे ही पेयरिंग करा देगा, और इनको बना देगा ये T2G6 EG4 बना देगा, सबकी पेयरिंग करा देगा, इन दो को भी 3D में ले जाएगा। ठीक, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा। फिर इसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा आएगा, यह है आपका NiCN4 माइनस, NiCN4 माइनस, इसमें क्या है, निकिल 2+ में है, और निकिल 2+ में होगा तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और 3d8 में इसमें भी पता क्या होगा, आपके Cn माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें जो इसकी ज्योमेट्री बनती T2G में 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे आने चाहिए थे, लेकिन ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की भी क्या करा देता है, ऐसे पेयरिंग करा देता है। ठीक, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आता है यहाँ पे, तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या?
तो अब बताओ कौन सा आंसर आएगा। अब तो इसने 2 के तो 0 ही आ गया, तो कैसे करेगा? Fe(F6) 3- में सबसे ज्यादा, उससे कम कोबाल्ट वाले में, फिर इन दोनों का इक्वल। सही है, पहला ही आंसर आ जाएगा। आंसर इज फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जांपल जो इसमें लिखे हैं ना इसने, ये एनसीईआरटी एग्जांपल और हम सब ने बार बार प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो पेपर में अगर देखी हुई चीज आती है तो जल्दी सोल्व हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ए मेटल कॉम्प्लेक्स विद ए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दे रखा है इसने, फॉर्मूला थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, MCl है ये यहाँ पे ना, इसने सही नहीं, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा। ये क्या है? MCl4, 4 क्लोरीन है और 3 अमोनिया है, ये फॉर्मूला है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इज इन्वॉल्व इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इट अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 solution gives x moles of AgCl. Consider x is equal to the number of lone pair of electron present in central atom of BrF5. तो BrF5 में जितने लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम के पास, उतने ही ये AgCl के मोल्स के प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो आप एक बात बताओ, ये देखो इसमें कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है, और 1 लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? जब ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करेगा? 1 मोल AgCl देगा, 1 मोल AgCl दिया। ठीक, देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्सेस, अगर इसने 1 मोल AgCl बनाया है ना, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, MCl3 N3 NH3, मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा वैसे तो, ये MnH3 3 है, 3 क्लोरीन है, और 1 ही मोल AgCl बन रहा है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सिर्फ 1 ही क्लोरीन है। तो ये फॉर्मूला बनता है। और ये कैसा फॉर्मूला है? ये है आपका Ma3B3 टाइप। Ma3B3 टाइप में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? फैक एंड मर, फेशियल एंड मेरिडोनल। तो कितने GI बने इसके? 2 बने। ये GI आपसे पूछे गए थे। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ठीक, आंसर इसका न्यूमेरिकल बेस था 2 है। ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि हल्का सेकंड अटेम्प्ट तक हो जाएगा, थर्ड तक मत लेके जाओ। आसान है, जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा, कर लिया होगा, मेरे साथ साथ भी किया होगा कुछ बच्चों ने। ठीक, ये फर्क है भाई। देखो अब अगर नीट का क्वेश्चन होता तो ये सीधा सीधा पूछा जाता। अब जेईई मेन 2025 ने पूछा है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट इसने 1-2 कॉन्सेप्ट का यूज किया है। क्या है? उसने बोला कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला MCl4.3NH3 है, इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर इसको एक्सेस AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, ये x मोल देता है AgCl के। आप ये मानो जो x है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम ऑफ BrF5। तो BrF5 में कितने लोन पेयर है? 1। तो यहां पे x कितना आ गया? 1, यानी ये कंपाउंड एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करके 1 मोल AgCl देगा। तो अब ये बोल रहा है ये कंपाउंड जो है इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? भाई सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल AgCl बना तो ये 1 Cl माइनस ही इसका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1 Cl माइनस है, तो ये बनेगा MnH3Cl3, MnH3Cl3Cl। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये Ma3B3 टाइप बन रहा है। तो इसमें इसके आपको पता है 2 ही आइसोमर बनते हैं, फेसियल और मेरिडोनल। तो ज्योमेट्रिकल कितने आ गए? 2। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टफ कुछ भी नहीं था। बट ये देखो आपको ना ये वाला कॉन्सेप्ट भी आना, ये 2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये कितने मोल AgCl बनाता है कोई कॉम्प्लेक्स, उसमें कितने क्लोराइड आयन बाहर हो सकते हैं। 2 तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट यूज किए, और एक आपका केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर भी पूछ लिया इनडायरेक्टली। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा लिख लो किसी को अगर कुछ लिखना है इसमें, वैसे टफ तो नहीं था, समझना स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, इसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी आर रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, जो आयनेशन एनर्जी हम लिखेंगे किसकी? बोरोन फैमिली की। भाई सबसे ज्यादा बोरोन का होता है, उससे कम थैलियम का, उससे कम किसका आएगा? इसमें उससे कम आएगा गैलियम का, उससे कम एल्यूमिनियम का, और सबसे कम इंडियम का। आपको याद होगा कल भी मैंने किलोजूल पर मोल में वैल्यूज भी लिखाई थी। 801 होता है बोरोन का, और 589 है आपका थैलियम का, गैलियम का 579, एल्यूमिनियम का 577, और 558 होता है किसका? इंडियम का। तो ये क्या पूछ रहा है?
हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट है बोरोन का, हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी है बोरोन का। और लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट है आपका इंडियम का। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिस्पेक्टिवली उसने पूछा था, तो बोरोन एंड इंडियम रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। बोरोन एंड इंडियम आंसर फॉर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, नीट 2025 में आ सकता है इस पैटर्न का, है ना? आएगा तो कर लेंगे ना भाई आराम से। चलो फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 150 kg लाइमस्टोन, ब्रैकेट में लिखा 75% प्योर है, इज और केजी में ही आंसर करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको पता है हमारे लिए तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट काम का है ना, उसमें जो इंप्योरिटी उससे कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा बनेगा। तो देखो प्योर कितना है, 150 kg टोटल है, उसका 75% प्योर है। तो 150 kg मतलब हो गया 150 इंटू 1000 ग्राम। अब इसका 75% अगर करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे आप लिख सकते हो 15 5 जा 75 और 15 7 जा 105 और 7 कितना हो जाएगा 112 और 2 जीरो साथ में आ जाएगी इतने ग्राम। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करोगे ये आ जाएंगे 1125, क्योंकि यहाँ पे जो मास है ना उसको मोलर मास से डिवाइड करना है, 100 होता है मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 1125 मोल, इतने मोल्स आ गए। फिर इसके बाद क्या करना है, अब आप जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करके डिकम्पोज करते हैं क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर यहाँ पे 1125 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, इट विल प्रोड्यूस 1125 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका मास कितना हो जाएगा 1125 गुना में 56 ग्राम डिवाइड बाई 1000 kg कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी। तो अब मल्टीप्लाई करो भाई 56 से। 56 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा लंबा काम छेड़ दिया है तो हमने, है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे 1125 56। देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन भले ही इजी रखा है लेकिन कैलकुलेशन दे दी, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15 और 11 6 जा 66 और 1 67, 5 5 जा 25 बच गया 2, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 11 55, 11 5 जा 55 और 1 56, 0 और 5 और 5 10, 7 और 1 8 1 9 और 5 और 6 6 11, 6 6 12 सॉरी, 5 और 1 6, तो इतना आ गया भाई। और इसको डिवाइड करोगे फिर 6 2 9 0 0 डिवाइड बाई 1000 इतने केजी, दैट इज 62.9 केजी आ गया, यानी अप्रोक्स 63 केजी बोल सकते हो आप। नियरेस्ट इंटीजर उसने पूछा है तो सोल्व करने पे आ जाएगा आपका नियरेस्ट इंटीजर 63 केजी आंसर। ठीक, तो ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो कैलकुलेशन भाई नहीं हो पाएगी, सेकंड या थर्ड तक आप जा सकते हैं। बाकी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। उसने बोल रखा है 150 kg लाइमस्टोन है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, प्योर कितना 75%, तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास कर दिया 75% ले लिया 150 kg का। ठीक, इतने ग्राम आ गया, उसके मोल 100 से डिवाइड कर दिया, मोल आ गए। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करने पे कैल्शियम ऑक्साइड CO2 देता है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, तो 1125 मोल से 1125 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। फिर 56 से मल्टीप्लाई कर दो कैल्शियम ऑक्साइड के मास से, तो ये ग्राम में मास आ जाएगा, डिवाइड बाई 1000 कर दो, केजी में मास आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर आ गया 63। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन 20th। The molar conductance of an infinitely dilute solution of ammonium chloride was found to be 185 Simon centimeter square mole inverse, and the ionic conductance of the hydroxyl and chloride ions are 170 and 70 Simon centimeter square mole inverse respectively. If molar conductance of 0.02 molar solution of ammonium hydroxide is 85.5 Simon centimeter square mole inverse, its degree of dissociation is given by x into 10 की पावर -1, the value of x is। देखो भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको अल्फा बताना है, और अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको गिवन क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH दे दिया, कितनी कंसंट्रेशन पे 0.02 मोलर पे कितनी है 85.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
क्या क्या फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। गिवन क्या क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एक तो NH4Cl की है कितनी 185 यूनिट नहीं लिख रहा, और किस किस की है, ये आपके आयंस की है, कौन से आयन की, OH माइनस आयन की कितनी है 170, और Cl माइनस आयन की दी गई है आपको कितना 70। तो हम जानते हैं क्या होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH विल बी, भाई जहां पे NH4 और OH माइनस आयन है उनको तो ऐड कर दो, तो किसको ऐड करोगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl ऐड कर दो प्लस OH की ऐड कर दो, और अब यहां पे Cl माइनस क्लोराइड आयन की एक्स्ट्रा आ गई तो वो माइनस कर दो। ठीक, तो ये वैल्यू पुट कर दो 185 प्लस 170 माइनस 70, दिस विल बी इक्वल टू 285 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये कितना है उसका कितना है 85.5 डिवाइड बाई कितना 285 ये है। अब इसको सोल्व करो, अगर इसको हम सोल्व करें तो ये अप्रोक्स 0.3 पे जाएगा, देखना ये 0.3 पे, क्यों, क्योंकि इसको अगर कैंसिल करेंगे ना, देखो एक काम कर लो, इसको ना आप ऐसा लिख लो, इसको कैंसिल करो और इसको 1/10 लिख लो, लिख लिया, तो इसको अगर काटोगे ना 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15 और 28 3 जा होता है 84 और 1 85, तो 3 पे गया एग्जैक्ट, तो ये आ गया 3 × 10 की पावर -1, x विल बी इक्वल टू 3। ये आंसर आपका, ये आंसर है, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी ही क्वेश्चन था, थर्ड में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत आसान है, ये एक लाइन का काम था, एक लाइन का काम ये है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। ठीक है भाई, तो ये थे आपके जेईई मेंस 2025 के सेशन 8 के क्वेश्चंस। ठीक, तो सारे क्वेश्चन मैंने 160 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया था, सारे आपको एक एक अच्छे से करा दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपको चीजों का पता चल रहा है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, क्या मिस्टेक करवाता है, कैसे एनसीईआरटी के पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेम करता है। हमने देखा जेईई मेंस में भी मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी पे भरोसा रखो, खुद में भरोसा रखो, जो मैंने आपको सिखाया है उसको रिवाइज करके जाना, एग्जाम विदाउट टेंशन के देना, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, और लास्ट में भाई जो बच्चे आपके छोटे भाई बहन है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो नीट 2026 या 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। नीट 2026 का जो बैच है उसका नेम है चैंपियन बैच, चैंपियन बैच। ठीक, और नीट 2027 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है राइजर। ज्वाइन कैसे करना है, कोई भी बच्चा इन बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करेगा, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेगा, कोर्सेज में जाएगा, साइन अप करेगा, कोर्सेज में जाएगा, और जैसे किसी चैंपियन बैच ज्वाइन करना है, चैंपियन बैच को ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करके पेमेंट करने से पहले चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई कर देगा। जो बच्चा राइजर बैच ज्वाइन कर रहा है वो राइजर प्रोमो कोड अप्लाई कर देगा, ठीक, और कोर्स ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, मैं बता दूं इन बैचेस पे अभी स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक, और जल्दी से जल्दी आप अपने छोटे भाई बहनों को बोल सकते हैं कि ज्वाइन कर लो ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ठीक, और ये वही बैच है जिसमें मैं आपको कोटा क्लासरूम के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। इस क्लास में ही एनसीईआरटी कवर कराई जाती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, या आपके आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, नीट के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, सब क्लास में कवर कराए जाते हैं। मैं बच्चों को क्लास में ये सिखाता हूं कि कैसे आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को लर्न करने का बेस्ट मेथड क्या है, कैसे हमें रिवीजन करना होता है, मल्टीपल टाइम इफेक्टिव रिवीजन कैसे करते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम कम टाइम में इफेक्टिवली क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बेस्ट मेथड है वो सिखाता हूं, बच्चों को थ्रू आउट ईयर मोटिवेट करता हूं। और इसलिए आप देखते हैं हर साल बीवाइज क्लासेस से बच्चे केमिस्ट्री में 180 170 प्लस स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। तो प्लीज आप उनको बोले ये दोनों बैच जरूर फॉलो करें। किसी को कोई प्रॉब्लम आती 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो भी आपकी मई के लास्ट वीक में मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके लिए जल्दी ही शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। बट अभी हमने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है, और जो बच्चा 5th में से पहले ज्वाइन कर रहा है उनको हम स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं या अपने आप छोटे भाई बहन के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और जो मेरे कोटा क्लासरूम के 2026 के ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे वो भी बच्चों को चैंपियन और राइजर बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी इन बच्चों को अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कोई डाउट है आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी भाई आप हमेशा सपोर्ट करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, आप फीडबैक देते हैं, उसके लिए मैं आपको हमेशा थैंक्स बोलता हूं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है, आपका जो एप्रिसिएशन है, वही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। ठीक, लगे रहो, मेहनत करते रहो। आपने खूब मेहनत की है, बस लास्ट टाइम पे जो मेहनत की है उसको रिवाइज कर लेना और रिलैक्स रहना, हेल्थ का ख्याल रखना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। जब इतने पेशेंस से आपने मेरी सारी बातें सुनी है, सारी वीडियोस को फॉलो किया है, कोई भी आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।